हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 101 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 16.3 के एग्जांपल्स को डिस्कस। एग्जांपल 9 देखिए बेटा, लेट इज सैंपल स्पेस बी एस, एक सैंपल स्पेस एस है, इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 6 इस तरह से आपके पास इवेंट्स हैं। Which of the following assignment of probability to each outcome are valid? इन outcomes में से हमें valid कौन कौन से हैं ये बताना है। अब बेटा valid के केस में हम दो conditions को देखेंगे। क्या? एक तो जितने भी probabilities हैं वो 0 और 1 के बीच में lie कर रही हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या है? 1 के बराबर है। ये दो चीजें हम देखेंगे। अगर दोनों ही चीजें होल्ड करती हैं तो वो हमारा आउटकम वैलिड है, अदरवाइज आउटकम वैलिड नहीं है। तो ए आउटकम में क्या है? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 इस तरह से प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन, क्या सारी प्रोबेबिलिटी और 0 और 1 के बीच में है? बिल्कुल, सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। सेकंड वन, क्या इन सबका सम 1 आ रहा है? जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा असाइनमेंट क्या है? वैलिड है। सेकंड में देखिए 1 0 0 0 0, क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है? और 0 और 1 भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सेकंड, क्या सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा ये आउटकम भी क्या है? वैलिड है। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटीज क्या है? 1/8, 2/3, 1/3, 1/3, -1/4 और -1/3। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो हमारा ये असाइनमेंट वैलिड नहीं होगा। दूसरी, हम चेक करेंगे ही नहीं कि इनका सम 1 है या नहीं है जब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए 1/12, 1/12, 1/6, 1/6, 1/6, 3/2। अब इस 3/2 को देखिए बेटा, ये 1 से बड़ी आ गई है। हमने क्या देखना था कि सारी प्रोबेबिलिटी हमारी 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 भी हो सकती हैं, बट ये 1 से बड़ी होगी, हमारी कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, तो ये असाइनमेंट भी हमारा वैलिड नहीं रहेगा। ई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है? बिल्कुल, सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। क्या सबका सम 1 है? जोड़े जरा, 6 5 11, 12 13 14 15, 16 17 18, 19 20 और 21, इन सब का सम क्या आ रहा है बेटा? 2.1 आ रहा है। इन सब का सम आना क्या चाहिए था? 1 आना चाहिए था। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई और ये असाइनमेंट हमारा वैलिड नहीं रहा। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए बेटा, फर्स्ट रिजल्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये हमारा जो रिजल्ट है ये प्रोबेबिलिटी के केस में भी लागू होता है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। ये चीज नहीं आएगी कब? जब हमारे इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। तो ये चीज खत्म हो जाएगी, रिजल्ट हमारा इतना बन जाएगा। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश, मतलब ए और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पूरे ही आपका जो सैंपल स्पेस है उसी की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो गई। तो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1, किसी भी काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटीज का जोड़ क्या आता है? हमेशा 1 आता है। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है, मतलब नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ए की निकाल देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 10 देखिए बेटा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में से हमें 1 कार्ड, एक कार्ड निकालना है। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। हर एक आउटकम आने की बराबर बराबर संभावना है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि कार्ड क्या हो? डायमंड का हो। अब डायमंड के बेटा कितने कार्ड होते हैं? 13। टोटल कितने हमारे कार्ड? 52। काटेंगे तो क्या आ गया? 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड, नॉट एन एस, इक्का नहीं होना चाहिए। इक्के कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं, तो उन 4 को छोड़ दो।
48/52। अगर ये कटते हैं तो इनको काट दो, 4 पे कट गई, ये तो 12/13 आ गई प्रोबेबिलिटी। ए ब्लैक कार्ड, अब ब्लैक कार्ड हमें पता है 26 होते हैं, टोटल कार्ड 52 है, काट दिया इनको, क्या आया 1/2 आई प्रोबेबिलिटी। नॉट ए डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, हमें पता है ना डायमंड के होने की हमने क्या निकाली थी 1/4, तो नहीं होने की क्या आएगी, एक में से इसको घटा देते हैं, 3/4 आएगी बेटा। नेक्स्ट, नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं होना चाहिए, हमारे पास ब्लैक कार्ड होने की आई थी क्या 1/2, तो ना के लिए क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देते हैं, ये भी क्या आ गई है 1/2। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जाम्पल 11 देखिए बेटा, ए बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। टोटल 9 डिस्क हैं, जिसमें से रेड कलर की 4 हैं, ब्लू कलर की 3 हैं, येलो कलर की 2 हैं। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, जो डिस्क हैं आपके पास बिल्कुल शेप और साइज में एक जैसी हैं। अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक डिस्क को निकाला है। Calculate the probability that it will be red, it will be yellow, it will be blue, it will not be blue, it will either red or yellow। तो हमने सबसे पहले इवेंट मान लिए, ए हमने इवेंट मान लिया कि जो डिस्क हमने निकाली है वो रेड कलर की है, बी हमने इवेंट मान लिया कि जो डिस्क हमने निकाली है वो येलो कलर की है, और सी हमने इवेंट मान लिया कि जो डिस्क हमने निकाली है वो ब्लू कलर की है। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, रेड डिस्क की, यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब रेड हमारे पास डिस्क कितनी है बेटा 4, टोटल डिस्क कितनी है 9, तो 4/9 आपका आंसर आ गया है। सेकंड, येलो, येलो के लिए हमारे क्या है बी, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। येलो डिस्क कितनी थी बेटा हमारे पास 2, टोटल डिस्क कितनी थी 9, तो 2/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ब्लू, ब्लू के लिए क्या है इवेंट सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ब्लू हमारे पास कितनी है 3, टोटल कितनी है 9, 1/3 ये आ गई ब्लू की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नॉट ब्लू, हमारे पास ब्लू की है, हमें नॉट ब्लू की चाहिए, तो 1 में से ब्लू वाली हम घटा देंगे, 2/3 आएगी। और लास्ट वन, आइदर रेड और येलो, और के लिए हमारे पास क्या होता है यूनियन, तो हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है। अब देखिए बेटा, ये किसके बराबर होता है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर होता है। बट देखिए बेटा, रेड और येलो डिस्क निकालने के इवेंट आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक के होने का दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा एम्प्टी, और फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है, बी की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आया 6/9, और इसको अगर काटेंगे तो 2/3 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। बेटा एक चीज और, आपके जो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, वहां पे सॉल्यूशन आपको दे रखा है आइदर रेड और ब्लू वाला दे रखा है आपको सॉल्यूशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या है, आइदर रेड और येलो, अगर रेड और येलो आप निकालते हैं तब आपके पास आंसर आने वाला है 2/3, और अगर आप रेड और ब्लू निकालेंगे तो आपने ए की इवेंट और सी की इवेंट जोड़ देनी है, 4/9 प्लस 2/3 ये जोड़ देनी है, 2/3 नहीं 1/3 ये जोड़ देनी है। एलसीएम लेंगे 4 + 3, तब आएगा बेटा आपका 7/9 आंसर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी में वेरी कर रहा है यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को। आप एग्जाम्पल 12 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 12 के सॉल्यूशन से पहले जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी बेटा यही कि मैथ्स एकेडमी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसकी सेटिंग्स ओपन है और वहां पे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। वहां पे डेली होमवर्क भी आता है, तो वहां पर अपना सिलेबस वहां से कवर कर सकते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल 12 में क्या क्या रखा है, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, 2 बच्चे हैं जो एक एग्जाम में बैठे। The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. अनिल उस एग्जाम को पास करेगा इसकी प्रायिकता ये है, and that Ashima will qualify the examination is 0.10. और आशिमा उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी ये है।
द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.02। दोनों करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। दोनों ही एग्जाम नहीं पास करेंगे, इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। और सेकंड पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कि कम से कम उनमें से एक एग्जाम को पास ना करे। थर्ड, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उनमें से केवल एक ही एग्जाम को पास करे। इन तीनों ही कंडीशंस में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, लेट ई एंड एफ डिनोट्स द इवेंट दैट अनिल एंड आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जाम रेस्पेक्टिवली। अनिल को एग्जाम पास करने की इवेंट को हमने क्या मान लिया, ई, और आशिमा के एग्जाम पास करने के इवेंट को हमने क्या मान लिया, एफ। तो हमें पास होने की तो प्रोबेबिलिटी दे ही रखी है दोनों की। ई की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास, एफ की प्रोबेबिलिटी भी है, और साथ में इसने बोथ की कहा हुई है, तो इंटरसेक्शन की भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट में देखिए कि दोनों एग्जाम को पास नहीं करेंगे, ई नॉट और एफ नॉट की इंटरसेक्शन। ई डैश का मतलब ई एग्जाम को पास नहीं करेगा, एफ एग्जाम को पास नहीं करेगा, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों एग्जाम को पास नहीं करेंगे। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। ये क्या कहता है कि पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश किसके बराबर आएगा, पी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ है बेटा, ये आपके सेट्स के चैप्टर में यूज हुआ था। अब डैश का मतलब ये काम नहीं हो रहा, किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक में से उसके होने की घटा दो, तो ये डैश हट गया और एक में से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, एफ की भी दे रखी है, और इंटरसेक्शन की भी दे रखी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0.15 और उसमें से घटाएंगे तो 0.13 ये आएगा, और इसको एक में से घटाएंगे तो 0.87 प्रोबेबिलिटी आ गई कि बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। दोनों ही एग्जाम को पास नहीं करेंगे। बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, कि कम से कम उनमें से एक एग्जाम को पास ना करे। कम से कम एक, दोनों ना भी करें तो भी ठीक है, बट कम से कम एक ना करे। तो एक में से वो घटा दो ना कि दोनों करें, दोनों करने की क्या है 0.02, तो हमने इसको घटा दिया तो क्या आ गया 0.98। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। सी पार्ट में क्या था, द इवेंट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब क्या कहे कि दोनों में से एक करे, मतलब अगर ई कर रहा है तो एफ नहीं करे, और अगर एफ कर रहा है तो ई नहीं करे, यानी कि ये हमने निकालने हैं दोनों ही केस में। तो हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। यहाँ पे अनिल क्वालिफाई कर रहा है, आशिमा नहीं कर रही है, या फिर ई डैश इंटरसेक्शन एफ, अनिल क्वालिफाई नहीं कर रहा और आशिमा कर रही है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक इवेंट का होने के दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इनकी यूनियन किसके बराबर आ जाएगी, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये हम कैसे निकालते हैं बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश कब निकलेगा, जब पूरे ई में से इनकी इंटरसेक्शन घटा दो। ये हमने सेट्स के चैप्टर में भी किया था। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका मतलब ई तो क्वालिफाई कर रहा है बट एफ नहीं कर रहा। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से घटाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पे इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब अनिल क्वालिफाई कर रहा है, हमें नहीं पता आशिमा कर रही है या नहीं कर रही है, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, वो दोनों केस यहाँ पे लागू हो रहे हैं। बट इसमें से हम क्या घटा रहे हैं कि जो दोनों कर रहे हैं ना उनको घटा रहे हैं। अब वो बच जाएंगे सिर्फ जो अनिल पास कर रहा है, आशिमा नहीं कर रही है। ऐसे ही ई डैश एफ कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे एफ का जरूरी हो गया कि वो क्वालिफाई करे, मतलब आशिमा तो करे बट अनिल नहीं करे,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से हमने क्या घटा दिया, दोनों की इंटरसेक्शन को घटा दिया। ई भी हमारे पास है, इंटरसेक्शन भी हमारे पास है, एफ भी है और इंटरसेक्शन भी है। इसको सॉल्व करते ही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। दीज टू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 13, ए कमेटी ऑफ 2 persons इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women। 2 men है, 2 women है और एक कमेटी बनानी है 2 ही पर्सन की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नो मैन, कि कमेटी में एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो दोनों की दोनों मतलब क्या है, औरतें हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेगा, क्योंकि हम 2 पर्सन्स को एक साथ उठा रहे हैं और उनकी कमेटी बना रहे हैं। तो 2 वुमेन में से हमने 2 की 2 ले ली और टोटल भी 4 में से हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है NCR, किसके बराबर होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड में 1 मैन, एक मैन होना चाहिए, मतलब एक हम मैन लेंगे तो 2 पर्सन की कमेटी है, तो दूसरी हमने क्या लेनी पड़ेगी, वुमेन लेनी पड़ेगी। 2 मैन में से हम एक ले रहे हैं और 2 वुमेन में से हम एक ले रहे हैं, बट टोटल में से हम क्या उठा रहे हैं, 2 ही उठा रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। थर्ड देखिए बेटा, 2 मैन, दोनों मैन ही होने चाहिए, मतलब दोनों के दोनों हमने यहीं से ले लेना है। आदमियों में से हमने 2 आदमी ले लिए हैं और टोटल में से भी हमने क्या लिए हैं, 2 ही लिए हैं। इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6। ये तो सेम ही आ गया। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 पर्सन थे टोटल और हमें 2 सेलेक्ट करने थे। जहाँ पे सिलेक्शन की बात आ जाती है वहां पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। पहले में था नो मैन, कोई भी मैन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों की दोनों क्या है, वुमेन है। तो दोनों वुमेन में से हमने दोनों वुमेन उठा ली और टोटल में से भी हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए, क्योंकि 2 पर्सन की हमें कमेटी बनानी थी। 1 मैन होना चाहिए तो दूसरी क्या होगी, वुमेन होगी। तो 2 मैन में से हमने एक मैन उठा लिया और 2 वुमेन में से हमने एक वुमेन ले लिया, बट टोटल 4 में से कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 ही आ रहे हैं। 2 मैन का केस और नो मैन वाला केस तो सेम ही बात होगी, यहाँ पे 2 वुमेन सेलेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे 2 मैन सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारे बेसिक और एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा डिस्क्रिप्शन से नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना और वहां से अपनी नोटबुक मेंटेन कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।